शेर जब पूरे जंगल में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा होता है तो छोटे मोटे जानवर उसके आगे सर झुकाते चले जाते हैं, क्योंकि वो छोटे जानवर भी कहीं ना कहीं शेर की छत्रछाया में अपना सुनहरा भविष्य देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो, सफलता आपके कदम चूम रही हो और ऐसे में कहीं गलती से आपने अपने आप को राष्ट्रवादी होने जैसे संकेत दे दिए, तो हमारे देश का एक भौंकते कुत्तों का तबका है जो शेर की विरासत को हिलाने के लिए अंदर ही अंदर षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। ये षड्यंत्रकारी कुत्ते अंदर ही अंदर ऐसी प्लानिंग करते हैं कि किसी प्रकार से सफलता की सीढ़ियों को पार कर रहे शेर पर लगाम लगाया जा सके। इसके लिए वो समय समय पर भौंकते हैं, लेकिन शेर पर कुत्तों के भौंकने का असर नहीं होता और वो अपना काम करता रहता है। लेकिन फिर जब कुत्तों को लगता है कि अपने जंगल में तो हम इस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसके लिए दूसरे जंगल के कुत्तों का सहारा लेना चाहिए, ऐसे कुत्ते जिनका शोर दुनिया भर में सुना जाता हो। और फिर शुरू हुआ दो अलग अलग जंगलों के कुत्तों का शेर पर प्रहार। लेकिन कहानी इससे आगे नहीं लिखी गई। हो सकता है आने वाले दिनों में कहानी का क्लाइमेक्स देखने को मिले, जहां हो सकता है कि कुत्तों का षड्यंत्र काम कर जाए या शेर का रुतबा खत्म हो जाए, या हो सकता है कि शेर की दहाड़ के आगे देसी और विदेशी दोनों कुत्ते भागते नजर आए। अब इस कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार वो जानवर भी निभा सकते हैं जिन्होंने शेर पर भरोसा दिखाया और शेर के रूप में अपने जंगल का विकास किया। आई एम श्योर कि यह कहानी आपको बहुत फैमिलियर लग रही होगी। भले हमने जानवरों पर रखकर इस कहानी को बताया है, लेकिन इस कहानी को आप आज देश में हो रहे एक बड़े षड्यंत्र से मिलाकर देख सकते हैं। अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग। अडानी कौन है, हिंडनबर्ग कौन है, ये समझना चाहते हैं तो ऐसे तो अनेकों वीडियोस अब YouTube पर उपलब्ध हैं, लेकिन कम शब्दों में आपको बताना हो तो कहूंगा कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर सेल्फ मेड इंसान है गौतम अडानी, जिसने पिछले कुछ सालों में अपने देश की काया बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑफ कोर्स उन्होंने समाज सेवा नहीं की, खुद भी पैसे कमाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अनेकों ऐसी पार्टीज रही हैं, कंपनीज रही हैं, इंडिविजुअल नेता रहे हैं जो पिछले 70 सालों में चाहते तो खुद की जेब भरते हुए भी देश का कल्याण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल अपनी जेब भरना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन अडानी ग्रुप ने कमाया तो कमाया, लेकिन देश में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट को भी अडानी ग्रुप से आशाएं रही होंगी, उनके प्रोजेक्ट पर विश्वास रहा होगा, तो गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़कर देश के विकास में सहायक सिद्ध होने के लिए अडानी के साथ हाथ मिलाया, जिसमें कुछ गलत नहीं था। अडानी कौन है? न पुरखों की जायदाद से आज दुनिया का नंबर 3 का सबसे अमीर आदमी बना है और ना ही 2 नंबर के कामों से। तो जब एक आउटसाइडर सुशांत सिंह को मूवी माफियाओं ने छोटे से बॉलीवुड में नहीं टिकने दिया, तो ये तो वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहरा रहे थे। इनको कैसे इतनी आसानी से जाने दिया जाता? अडानी के कामों पर सुगबुगाहट मतलब दबी आवाज में तो विपक्षी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते ही रहते थे। देखिए कैसी विडंबना है कि एक बिजनेसमैन के पक्षधर और विपक्षी भी हो गए, सिर्फ इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया, तो ये बात विरोधियों को चुभने लगी। जबकि विरोधी अगर खुद को देश के नागरिक समझते, देश के विकास में उनकी खुशी होती, तो वो सरकार और अडानी द्वारा हो रहे फायदों पर बात करती ना, बिना किसी ठोस सबूत के उन पर उंगलियां नहीं उठाती। एनीवेज अब समझते हैं हिंडनबर्ग क्या है जिसे लेकर इतना रायता फैला हुआ है। हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टर ग्रुप है जो दुनिया भर की कंपनीज पर अपनी नजरें गाड़े रखती है, उनके बारे में अंदर ही अंदर रिसर्च करते हैं और फिर मौका मिलते ही एक बड़ा धमाका करके कंपनी को सड़क पर ले आते हैं। यह कंपनी 2017 में बनाई गई थी और दुनिया भर में हिंडनबर्ग को प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पिछले 7 सालों में इस कंपनी ने कई बड़ी कंपनीज को नंगा करके खुद पैसे कमाए हैं। ओके, ये बताना भी जरूरी है कि ये सेल्फ मेड कंपनी जो खुद ही सारी दुनिया की कंपनीज को जज करने का काम करने लगी है, इसके सोर्स क्या है, इनका एड्रेस कहां है, तो ये सब भी एक मिस्ट्री ही है। विकिपीडिया के अनुसार इनके केवल 5 एम्प्लॉइज हैं, इनके एड्रेस का कोई अता पता नहीं है, लेकिन क्योंकि इन 7 सालों में इन्होंने जिन कंपनीज पर इल्जाम लगाए हैं उनमें 75% उनके आरोप सच साबित हुए और वो कंपनीज धराशायी हो गई। याद रखिएगा 75%, नॉट 100%। अब ये कंपनीज दूसरी बड़ी कंपनीज को बर्बाद करके पैसे कैसे कमाती है? तो तरीका है शॉर्ट सेलिंग। स्टॉक मार्केट में नॉर्मली शेयर के दाम बढ़ने से आम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में डीप में काम करते हैं वो शॉर्ट सेलिंग से भी मोटा पैसा कमाते हैं। कम शब्दों में समझ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। मान लीजिए आज आपको कहीं से इंफॉर्मेशन हाथ लग जाती है कि अगले महीने रिलायंस के शेयर
2300 से घटकर 300 रुपए होने वाले हैं या बहुत नीचे जाने वाले हैं। तो आप अपने ब्रोकर से कहते हो कि मुझे रिलायंस ग्रुप के कुछ शेयर्स उधार दें जिसे मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। अब इस बीच ये सारा गेम खेला जाता है। आपने कुछ शेयर्स उधार ले लिए और आपको अगले महीने शेयर्स ही लौटाने हैं, पैसे नहीं। आप उन शेयर्स को 2300 में बेच देते हो और नेक्स्ट मंथ जब रिलायंस का शेयर घटकर 300 हो गया तो आपने जितने शेयर्स उधार लिए थे उतने शेयर खरीद कर अपने ब्रोकर को लौटा देते हो। अब आपने जो शेयर्स बेचे थे वो 2300 रुपए पर शेयर बेचे थे और जब खरीदे तो 300 रुपए पर शेयर खरीदे, यानी हर शेयर पर 2000 रुपए का फायदा। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग और हिंडनबर्ग इसी तरीके से पैसा कमाता है। अब यह हमें समझना होगा कि वाकई क्या अडानी ग्रुप की दाल काली है या अपने ही रूठे फूफा ने इस दाल में कुछ काले होने की अफवाह फैलाई। देखिए, अपने देश को बदनाम करने के लिए बाहरी देशों की, बाहरी सेलिब्रिटीज की, बाहरी कंपनीज की सहायता लेना कोई नई बात तो है नहीं। लेफ्टिस्टों की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है। सीएए के समय में भी विदेशी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी जा सकती थी। किसान आंदोलन के दौरान भी बाहरी फंडिंग का खुलासा हुआ था। जब ग्रेटा थनबर्ग जहर उगल रही थी, इवन मियां खलीफा, कमला हैरिस, रिहाना जैसे लोग जिन्हें हमारे अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो भी अपनी राय देने में बिजी थे, ऑफ कोर्स जिसके लिए मोटी फंडिंग की गई थी। तो अगर अडानी और हिंडनबर्ग मामले को भी उसी नजर से देखा जाए तो इसमें से भी एक साजिश की बू आने लगती है। एक इंसान जब तेजी से ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो उसकी टांग खींचने वालों की संख्या भी बढ़ने लगती है और हमारे देश का तो एक तबका इसी काम के लिए बैठा है। और कुछ नहीं तो अगर कोई भारत माता की जय भी बोल दे तो लेफ्टिस्ट की टोली अपनी छाती पीटकर उसे अपना विरोधी बताने लगती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी है। जब अजीत अंजुम, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, संजय सिंह, इस तरह के अनेकों दो कौड़ी के लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे की हां में हां मिलाने लगे तो समझो एक सच्चे हिंदुस्तानी को इन चिंदी चोरों के विरोधी का साथ देना चाहिए, जो इस वक्त अडानी है। अडानी एक नाम नहीं बल्कि भारत के प्रगति की गाड़ी की चाबी लिए वो व्यक्ति है जो इस विकास की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा सकता है। ऐसे में चिंदी चोर लेफ्टिस्टों की तो कोशिश रहेगी कि वो चेकिंग के नाम पर बैरिकेड्स लगाकर इस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोके। ऐसे में आम जनता जो देश का विकास देखना चाहती है, जिन्हें रोजगार चाहिए, जो चाहते हैं कि अपना देश किसी भी मामले में दूसरे देशों से कम ना हो, उन्हें अब अडानी ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेशियों की मदद से अपने ही देश के टुच्चे लोग विकास में बाधक बने हो या देश को बदनाम करने की साजिश रचते हो। ऑफ कोर्स मोदी और अडानी की क्लोजनेस उन्हें खटकती हो, लेकिन अगर इससे देश का भला होता है तो क्या इसे राजनीतिक रंग देना जरूरी है? जबकि अडानी अपने इंटरव्यूज में भी साफ साफ बता चुके हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने में सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है या फेवर नहीं मिला है। बट चलो हम इस बात को झुटला भी दें तो भी अगर अडानी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट से देश इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रही है, एयरपोर्ट्स, सड़कों में इन्वेस्ट करके यहां की रूपरेखा बदल रही है, तो इसमें गलत क्या है? आई गेस यही वो समय है जब हमें अडानी ग्रुप के साथ खड़ा होना चाहिए और लेफ्टिस्ट दो कौड़ी के पत्रकारों के झूठ को बढ़ावा न देते हुए अडानी के सच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अडानी पर भारत के भविष्य का बहुत कुछ टिका हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।